नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। पिछले 6 दिन की लगातार दौड़ के बाद सोमवार को आखिर बुल्स थककर बैठ गए। हैवीवेट रिलायंस के कमज़ोर नतीजों का भी असर बाजार पर आज हमें देखने को मिला। ऑटोमोबाइल्स, ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम स्टॉक्स में निवेशकों की मुनाफा वसूली ने भी बाजार की रफ्तार को ब्रेक लगाने का काम किया। बीएसई सेंसेक्स आज 306 पॉइंट और एनएसई निफ्टी 88 अंक फिसलकर 16,631 अंक पर बंद हुआ। संदीप जी, जो 6 दिन की तेज़ी से जो उम्मीदें बन गई थी, हम सोच रहे थे कि बाजार अब दोबारा बुल्स में आ चुका है, बुल्स की मतलब तेज़ रफ्तार अब भागेगा, तो आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो भागता हुआ बाजार अचानक से गिर गया? देखिए, थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन, थकावट या मुनाफा वसूली, कैसे भी आप इसे टर्म कर सकते हैं, वो मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है ये कि ये जो हफ्ता है ये बहुत हैवी है, हैवी इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स और डेटा के हिसाब से बहुत हैवी रहने वाला है। 27 तारीख को फेड की पॉलिसी का फैसला आने वाला है। पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया था कि 75 बेसिस पॉइंट की हो सकता है कि जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिले, लेकिन जो कमेंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और कोई भी इवेंट हो, कोई भी जब बड़ा इवेंट होता है, चाहे वो यूएस के जीडीपी के आंकड़े आने वाले हो, चाहे महंगाई के आंकड़े आने वाले हो, चाहे वो फेड की पॉलिसी हो, उससे पहले बाजार हम हमेशा देखते हैं कि लाइट रहता है, हल्का होकर किसी भी इवेंट में जाना चाहता है। और ये बाजार की हमेशा से एक खूबी रही है कि कोई भी इवेंट को पहले पचाता है और किसी भी इवेंट में लाइट होकर जाता है, यानी कि हल्का होकर पोजीशन जाता है। तो उसी का जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में दिख रहा है। 4 दिन से हमने पिछली बार डिस्कस किया था फ्राइडे को कि लगातार खरीदारी हो रही है एफआईएस की ओर से। अब फ्राइडे का जो आंकड़ा है वो बिकवाली का आया है एफआईएस की ओर से, क्योंकि एफआईएस ने जो बिकवाली करी है वो करीब 675 करोड़ रुपए के आसपास की है। 4,712 करोड़ रुपए की खरीदारी करी थी। उसके बाद थोड़ा सा जो मूव है वो अब रिट्रेसमेंट की ओर देखने को मिला है। विदेशी संकेत भी आज अच्छे नहीं थे। शुक्रवार को जो डाउ की क्लोजिंग थी वो हमने देखा था 138 अंकों की गिरावट के साथ हुई थी, और हाई पॉइंट से आप देखें तो करीब 325 अंकों के आसपास की गिरावट हमने ऊपरी स्तरों से बनती हुई दिखी है। वजह वही है कि फेड की जो बैठक का फैसला आने वाला है उससे पहले थोड़ा सा जो एक नर्वसनेस, घबराहट का जो माहौल है वो यूएस के मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। बड़ी बात ये भी है कि जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे आप इंडिया में बात करें चाहे यूएस में बात करें, यूएस में स्नैपचैट के नंबर्स आए थे, एक ही दिन में वो शेयर 39% गिर के बंद हुआ। बाकी भी इस हफ्ते भी काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों के नंबर्स हैं, अमेजन हुआ, अल्फाबेट हुआ या माइक्रोसॉफ्ट हुआ, इनके नंबर्स इस बार यूएस के मार्केट्स में आने वाले। और हमारे मार्केट्स में भी जो रिजल्ट आ रहे हैं, खासतौर पर जो इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जिस तरह के नंबर्स की उम्मीद थी वैसे नंबर्स रिलायंस ने पोस्ट नहीं किए हैं। वही कारण है कि शेयर आप देखिए 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुए। रिलायंस जैसा इंडेक्स हैवी वेट जो कि 12-13% का इंडेक्स में वेटेज रखता है, अगर वो 3.5% गिरेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडेक्स के ऊपर कितना प्रेशर देखने को मिलेगा। उसके बावजूद भी अगर आप रिकवर होकर 16,600 के ऊपर बंद हुए, एक समय आप 16,600 के नीचे भी फिसल गए थे, मैं तो कहूँगा ये अच्छी बात है कि आप फिर भी आप अच्छी क्लोजिंग कही जानी चाहिए कि 16,600 का जो लेवल है आप कहीं ना कहीं मेंटेन कर पाए हैं। बावजूद इसके कि कोटक के नंबर आए वो 0.25% नीचे बंद हुआ, इन्फोसिस सपाट बंद हुआ, आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट बंद हुआ और हायर लेवल से 2% के आसपास गिर के बंद हुआ। तो इसके बावजूद भी अगर आप रिकवर होकर बंद हो रहे हैं तो इसे आप अच्छा कहना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि गिरावट क्यों हुई है, तो इसका कारण यही है कि आपका जो इंडेक्स, ये जो डेटा हैवी वीक है, उस वजह से बाजार में थोड़ी सी घबराहट है। हालांकि जो बाकी फैक्टर्स हैं वो स्टेबल हैं, जिसमें आप ब्रेंट देखिए 104 के आसपास है, डॉलर इंडेक्स आपका 106.4 पे है जो कि 109 तक पहुंच गया था। आपका करेंसी जो है आज तो 13 पैसे की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई है, 79-73 पर जाके हम बंद होते हुए दिखे, और जहां हम खुले थे वहीं के आसपास ही आज हमने हाई बना लिया था। उस लिहाज से देखा जाए तो करेंसी और क्रूड दोनों फैक्टर हमारे हक में है। अब नतीजे मिले जुले आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट किसी स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। बड़ा इंडेक्स वाला स्टॉक होगा तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट मार्केट्स पे भी साफ तौर पे देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको कॉशियस रहना है, हल्के रहना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है खरीदारी करने की, और जहां मुनाफा मिले आपको लेके निकल जाना है, क्योंकि जब तक फेड का फैसला नहीं आ जाता आपको जो उतार चढ़ाव है, ये जो चॉपीनेस है मार्केट में, वो जरूर देखने को मिलेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हमें कहीं लंबी छलांग या लंबी दौड़ लगानी होती है तो हम पहले थोड़ा पीछे जाते हैं, जिससे हम स्पेस ज़्यादा, आपको दौड़ने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो शायद ये वही सिचुएशन मार्केट में आज हमें, और आप बड़ी छलांग पहले भी लगा चुके हैं, तो हम थोड़ा सा एक पॉज भी ले रहे हैं, थोड़ा सा विराम ले रहे हैं, थोड़ा सा पचाने की कोशिश कर रहे हैं जो 6 दिन की तेजी हुई है, क्योंकि अच्छी खासी मतलब अभी एकदम निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा कोई घबराहट की बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको कॉशियस रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बायोम डिप्स की मार्केट कह रहे हैं तो आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। देखिए, कोई भी इवेंट जब बड़ा होता है तो आपको उस हिसाब से मूड माहौल अपना बदलना चाहिए, और वैसे भी इस हफ्ते में और भी बड़े इवेंट्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। जैसे आपने कहा 27 जुलाई को फेड का होने, तो क्या उम्मीद लग रही है, कितना इंटरेस्ट
बढ़ सकता है, और अगर उम्मीद से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर हम इसको कैसे, बाजार या मार्केट कैसे इस पर रिएक्ट करेगा? देखिए, आपको इसे दो तरह से देखना है। पहली बात तो ये है कि क्या ब्याज दरों में 5% की बढ़ोतरी थी, यानी 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है, और दूसरा 1% की बढ़ोतरी होती है। वैसे तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही मान के चल रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि चाहे आप फेड की बात करें, चाहे ईसीबी की बात करें, ये ऐसे सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि ज़्यादातर पहले इंडिकेट कर देते हैं कि आप किस तरह का मूव वो लेने वाले हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए बाजार इसको पहले से ही भांप लेता है। इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो दूसरा एस्पेक्ट है कमेंट्री, जैसे हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि भाषा शैली किस तरह की होती है, फेड उसके बाद बोलता क्या है, क्योंकि हाल फिलहाल जो कमोडिटी कीमतों में गिरावट आई है, चाहे क्रूड की बात करें या एग्री कमोडिटीज़ में जिस तरह से हमने हायर लेवल से रिट्रेसमेंट देखा है, उसका फेड किस तरह से संज्ञान लेता है। क्या वो ये ऐसा इंडिकेट करता है, जैसे हम मान के चल रहे हैं, कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये जो रेट हाई होगा उसके बाद हो सकता है एक पॉज भी शायद फेड की ओर से आता हो दिखे। तो फेड किस तरह से देख रहा है, ये क्या कमोडिटी कीमतों में जो गिरावट है उसे टेम्परेरी देख रहे हैं या परमानेंट फिनोमिना के तौर पे देख रहे हैं, आगे किस तरह का मूव होगा, क्योंकि ये वाला जो 75 बेसिस पॉइंट का हाइक है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और उसके साथ साथ आप देखिए, जो बड़े इवेंट्स की मैं बात कर रहा था, उसमें जिस दिन फैसला आएगा 27 तारीख को, 28 तारीख को हम रिएक्ट करेंगे, और उसी दिन हमारे मार्केट्स में मंथली एक्सपायरी है वायदा बाजार की। तो पूरे महीने की जो पोजीशंस हैं वो कहीं ना कहीं रिवर्स होती हुई दिखी या स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखती है, तो उस दिन भी वॉलिडिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और 28 तारीख को ही यूएस के Q2 जीडीपी, यानी कि जो दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े हैं, उसका पहला एस्टीमेट आता वो दिखेगा। तो वो नंबर्स कैसे आते हैं उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी। और 18 बड़ी कंपनियां हैं निफ्टी की, अभिषेक, इस हफ्ते में जिनके नंबर्स आने हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, रिलायंस, इन्फोसिस, इन नंबर्स पे तो हम रिएक्ट कर चुके हैं, लेकिन इस हफ्ते में एचडीएफसी लिमिटेड, टाटा मोटर्स, आईटीसी, एलएनटी, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, ये कुछ दिग्गज नाम हैं जिनके नंबर्स आएंगे। और जब नंबर्स आएंगे, जाहिर सी बात है इन स्टॉक्स के ऊपर उसका इंपैक्ट भी आएगा, तो उस लिहाज से भी मार्केट में उठापटक का जो माहौल है वो साफ तौर पे देखने को मिलेगा। तो बहुत ही डेटा हैवी वीक है, इवेंट हैवी वीक है, तो उस लिहाज से आपको कॉशियसली, बहुत ध्यान से समझ के और देखभाल के अपने मूव्स बनाने हैं। मतलब हमें 28 तारीख तक बाजार में जो सिचुएशन है वो अप एंड डाउन्स की काफ़ी वॉलेटाइल बनी रहेगी। तो संदीप जी, अब अगला सवाल है कि जोमेटो का जो हमने निवेशक जो है वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। जिस बात की संभावना हमने पिछले अपने एपिसोड में बताया था कि एक सोमवार को बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो आज हमने देखी भी है। तो अब आगे निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा देखिए, आगे जो रणनीति होगी उस पर हम बात करें। पहले ये समझिए कि आज की जो गिरावट है वो क्यों हुई है। उसमें आप देखिए कि कोई भी जब कंपनी आईपीओ लेके आती है, अगर उसमें प्रमोटर कैटेगरी में 0% वो होता है, यानी कि जो प्रोफेशनली रन कंपनीज होती है जिनमें कोई प्रमोटर आइडेंटिफाइड नहीं होता है, उसमें एक नियम ये होता है कि अगर प्रमोटर नहीं है तो जितने भी शेयर आईपीओ आने से पहले होते हैं, चाहे वो प्रमोटर्स के पास हो, चाहे वो शेयरधारकों के पास हो या किसी और निवेशक के पास हो, वो 1 साल के लिए लॉक इन रहते हैं। पिछले साल 23 जुलाई को इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो उस लिहाज से 23 जुलाई को लॉक इन खत्म हुआ। आज वो जो शेयर हैं वो बाजार में बिकने के लिए सामने आए, और जो क्वांटिटी है वो छोटी नहीं है, 613 करोड़ शेयर हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए सामने आए। एकाएक सारे शेयर तो बिक नहीं गए, लेकिन हाँ, एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो मार्केट्स में होता ही है। भले 60 लाख या 1 करोड़ शेयर भी बिके, तो उसका इंपैक्ट आपने देखा किस तरह से एकाएक वो शेयर 11% गिर गया। 46 रुपये का आज इंट्राडे लो स्टॉक ने टच किया है, जो कि ऑल टाइम लो है स्टॉक का। 76 रुपये का इशू प्राइस था, एक समय स्टॉक 169 रुपये के आसपास का हाई भी टच करके आया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो गिरावट की जो वजह है वो एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे आपको सप्लाई शायद आने वाले दिनों में भी देखने को मिले। कुछ और भी ओवरहैंग्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, जो इन्होंने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया है उसको लेकर भी बाजार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो उस लिहाज से देखा जाए हर हायर लेवल्स पे सप्लाई जो है वो शायद स्टॉक में देखने को मिले। अब आपकी जो बात है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए, हमने दोनों तरह के सवाल पूछे। हमारे एक एक्सपर्ट हैं नितिलेश पावस्कर जी, तनिषा एकेडमी के। मैंने उनसे पूछा कि आप जिनके पास है शेयर उनके लिए भी बताएं, और जो नया निवेश करना चाहते हो कि शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया तो किसी के भी मुंह में पानी आएगा कि अरे 46 रुपये पे आ गया, हमने तो 169 रुपये भी शेयर देखा है। तो उनका ये कहना है कि रिस्की स्टॉक है, टेक्निकली बहुत वीक है, आप इस स्टॉक में जल्दबाजी मत करें, कोई भी बॉटम फिशिंग के लिए जल्दबाजी मत करें। 39 से लेकर 42 रुपये ये एक रेंज है जो कि उन्होंने बताई है। इन लेवल्स पे अगर स्टॉक आ जाता है गिर के, तो आप इसमें खरीदारी शुरू करें, और उसमें भी आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 34 रुपये के आसपास का। अब इसमें नया खरीदारी का इंटरेस्ट कब बनेगा, उनका कहना था कि 67 रुपये के ऊपर जब तक ये शेयर नहीं चलता है तब तक इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल यानी कि जो मजबूती है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के देखा जाए जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। शेयर गिरा है, ठीक है, और भी गिर सकता है, ऐसी संभावना है। अगर आपके पास शेयर है आप इसे होल्ड करें 34 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको खरीदारी करनी है, कोई फ्रेश खरीदारी, तो आपको 39 से 42 रुपये के लेवल्स का वेट करना होगा। जोमेटो जैसा कोई और भी स्टॉक्स हैं जो जिनकी हालत अब जोमेटो जैसी होने वाली है, हो सकती है? देखिए, जिस तरह से इनका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, वैसे ही आप देखिए कार ट्रेड,
पीबी फिनटेक और उसके साथ साथ पेटीएम। कार्टरेट का तो शायद 20 अगस्त को ही वो डेट है जब उनका 1 साल का लॉक इन खत्म हो रहा है, और नवंबर के महीने में पीबी फिनटेक और जो पेटीएम है उनके शायद पीबी फिनटेक का 12 नवंबर है और 19 नवंबर पेटीएम की वो डेट है जब उनका 1 साल अलॉटमेंट से पूरा होता वो दिखेगा, क्योंकि सारी ही प्रोफेशनली रन कंपनीज हैं, उनके बड़े बड़े शेयर जो हैं उनका लॉक इन रिलीज होगा, तो वो बड़े सप्लाई जो है वो मार्केट में आएगी। तो उस लिहाज से कार्टरेट, पीबी फिनटेक और पेटीएम पे भी नज़र रखें, इनके भी लॉक इन अगले 2-3 महीने में खुलने वाले हैं। तो अगर आप जोमेटो, पेटीएम और कार्टरेट और पीबी फिनटेक के निवेश किया हुआ है तो आप संदीप जी ने जो डेट्स बताई हैं उन पर विशेष ध्यान रखें, और खासकर जोमेटो के जो निवेशक हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब क्रूशियल टाइम है ये कि एक तो वो फंस गए हैं और अब निकलने का लिए जो वो समय है वो उनका और ज़्यादा पीरियड जो है वो लंबा हो गया है। और अगर आप भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और आपके पास कोई सवाल है स्टॉक से जुड़ा हुआ, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम अपने एक्सपर्ट से उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। और आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल मनी9 को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।